ज़ैद अहमद है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं आपसे इम्यूनिट्स जो हमारा मेंटल हेल्थ सेंटर है, मैं आपसे वहाँ बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शेयर करना चाहता हूँ, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑफ ओसीडी, यानी कि ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को हम मेडिसिन के ज़रिए कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं जस्ट रिकैप करना चाहूँगा कि ओसीडी होता क्या है। ओसीडी एक टाइप का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो करैक्टराइज करता है कुछ स्पेसिफिक पैटर्न से। नंबर एक कि इसके अंदर रिपीटेटिव बार बार थॉट्स, इमेजेस और अर्जेस एक पर्सन के मन में आती हैं। ये इमेजेस इंट्रूसिव होती हैं, यानी कि उसके चाहे बिना वो जानता है कि ये इरेशनल है, लेकिन फिर भी ये थॉट्स उसके मन में आती रहती हैं और इसकी वजह से उसको बहुत ही एंजाइटी होती है, डिस्ट्रेस होता है, उसका फोकस अफेक्ट होता है। और इस एंजाइटी को कम करने के लिए वे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करने लग जाता है, जिसे हम कंपल्जन्स कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे कहूँ तो जो कॉमनली फाउंड किया जाता है कि लोगों को डर्ट को, गंदगी को लेकर ऑब्सेशंस होता है। वो गंदगी को लेकर परेशान रहते हैं, वो उसे साफ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ये ख्याल चलता रहता है कि भाई अभी ये गंदगी लगी है, इसको साफ करना है, और फिर उसको क्लीन करने के लिए वो बार बार वॉश करते हैं। सो दिस इज़ अ टिपिकल पैटर्न जो ऑब्जर्व किया जाता है ओसीडी का। अब इसके इंटरवेंशंस के बारे में कि क्या इस कंडीशन का इलाज मुमकिन है, क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो देर इज़ गुड न्यूज़ कि देर आर नंबर ऑफ इंटरवेंशंस अवेलेबल। इसके जो इंटरवेंशंस है हम ब्रॉडली दो हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो मेडिसिन के ज़रिए है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, और दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हम लेटर डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट मेरे कलीग या नेक्स्ट सेशंस में। सो कमिंग टू द फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, सो क्या इस कंडीशन के लिए क्या दवाइयाँ, क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या अवेलेबल हैं। सबसे पहले इलाज के तरीके को चूज़ करने के लिए पहले ज़रूरी है कि जो इस परेशानी की जो सीवियरिटी है वो कितनी है। क्या वो माइल्ड है, क्या वो मॉडरेट है, क्या वो सीवियर है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका असर उस पर्सन की लाइफ पे जो इस कंडीशन से स्ट्रगल कर रहा है, या कुछ रेटिंग स्केल्स के ज़रिए, जैसे वाई बॉक्स रेटिंग स्केल्स है, उसके ज़रिए हम रेट कर सकते हैं कि सिम्टम्स की सीवियरिटी कितनी है। जब ये सीवियरिटी आइडेंटिफाई कर ले, और अक्सर जहाँ पे जो इलनेस की सीवियरिटी मॉडरेट या सीवियर लेवल की होती है, वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस एडवाइस की जाती है। इसके साथ साथ क्लाइंट की अपनी लाइकिंग, उसके अपने इंटरेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। मेडिसिन्स को बारे में बात करते हुए जो इस कंडीशंस के लिए अवेलेबल हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। और जो 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 मेजर मेडिकेशंस हैं, हम वो एक ग्रुप कॉल्ड एसएसआरआईज, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के नाम से ये दवाइयाँ जाती हैं, और इसमें नंबर ऑफ मेडिकेशंस आती हैं। सो ये जो मेडिकेशंस है इस कंडीशन में जो हम एडवाइस करते हैं, हमारी समझ ये है कि ये जो इलनेस है ये हमारे ब्रेन के पर्टिकुलर एरियाज या ब्रेन के पर्टिकुलर जो कनेक्शंस है एक नर्व से दूसरे के बीच में, वहाँ पे एक केमिकल सेरोटोनिन का बैलेंस इम्पेयर्ड हो जाता है या बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। तो ये मेडिकेशन उस बैलेंस को ठीक करने में, करेक्ट करने में हेल्प करती है। इस इलाज में जो ये मेडिकेशंस हैं एसएसआरआईज, जिनके कुछ एग्जांपल्स हम अक्सर फ्लॉक्सिटिन के नाम से या सर्ट्रोलिन के नाम से जानते हैं, हम ये ग्रुप ऑफ मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेडिकेशंस इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं। ये मेडिकेशंस कोई हैबिट फॉर्मिंग या एडिक्टिव पोटेंशियल की नहीं है। और अक्सर जब हम ये मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम ये बहुत ही लो डोज से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम इस मेडिकेशंस को बढ़ाते हैं,
ये ऑब्जर्व करते हुए कि जो कंसर्न अफेक्टेड पर्सन है उसको इम्प्रूवमेंट हो रहा हो और उसको कोई डिफ़िकल्टी या साइड इफ़ेक्ट ऑब्जर्व ना कर रहा हो। अगर वो इस ट्रीटमेंट के दौरान कुछ साइड इफ़ेक्ट नोटिस करता है तो हम उसको मैनेज करा जा सकता है। आप उस चीज़ के लिए अपने जो साइकियाट्रिस्ट है, जो डॉक्टर है, आप उससे डिस्कस करें, उसका मशवरा लें। साइड इफ़ेक्ट्स अगर आते हैं उससे दैट्स ओके, परेशान मत होइए। उसमें आपको कोलैबोरेट करना है कि हम उस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ इस इलाज में जो जानना ज़रूरी है कि जो अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, जो ओसीडी वाला जो प्रॉब्लम है इट टेक्स रिलेटिवली अ लॉन्गर टाइम कि जो ये मेडिकेशंस हैं वो उस कंसर्न पर्सन को उन इस डिफ़िकल्टीज़ में हेल्प करने लगे। और जब एक पर्टिकुलर टाइम जो हम अक्सर कहते हैं कम से कम 10 से 12 हफ्ते में उस पर्सन को सिग्निफिकेंटली हम आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि ये मेडिकेशन क्या उसके लिए इफ़ेक्टिव है, क्या इसकी डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत है या जो डोज़ हम दे रहे हैं उतना ही उसके लिए सफिशिएंट है। और इसके अलावा एक इस ड्यूरेशन में ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास एक्सरसाइज के अलावा और भी ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। अक्सर पाया गया है कि इन मेडिकेशंस की बेसिस पे इस ड्यूरेशन में तकरीबन अराउंड 70% पीपल रेस्पॉन्स करते हैं और तकरीबन दवाइयों से तकरीबन अराउंड 40% उन सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट पाया जाता है। और ये जो है, ये जो डेटा है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, जहाँ पर हम पाते हैं कि जो हमारी जो मेडिकेशंस हैं इनका एसेसराइज का जो हमने एडवाइस करा है वो पर्सन के इम्प्रूवमेंट में सफिशिएंट नहीं है या पर्सन को सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे हम थेरेपी की भी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे हम इस मेडिकेशन के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं स्पेसिफिकली ईआरपी हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो इस दोनों ट्रीटमेंट के मिलने से इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे पास और मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं जिसको हम एडजंक्टिव मेडिकेशंस कहते हैं, जो इस मेन मेडिकेशन एक्सरसाइज के साथ हम जोड़ते हैं, जो जो अक्सर एंटीसाइकोटिक्स हो सकती हैं जैसे कि रिस्पेरडॉन या अरिपिप्राज़ोल या फिर टीसीए क्लोमिप्रोमिन करके मेडिकेशंस हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं। So, to in a nutshell, what I want to convey with this message is that कि जो OCD है उसके लिए हमारे पास इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल्स हैं मेडिकेशंस के ज़रिए और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के ज़रिए। और आप या आपके परिवार में या जहाँ आपको लगता है जो लोग इससे अफेक्ट कर रहे हैं, आप उनको उनको गाइड करें कि भाई ये चीज़ इस तरीके से मैनेजेबल है, इस चीज़ को शेयर करें ताकि जो लोग इस कॉमन कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे हैं वो सही हेल्प पा सकें, उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट हो सके। मुझे उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है ये आपके लिए यूज़फुल होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके मन में और ख़्याल हैं या आप इन चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर में इन दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे और ये उन सभी के काम आएगी जो इस परेशानी से स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।